नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं आधुनिक इतिहास के सेशन के लेकर। और आज जो सेशन होने वाला बहुत ही बिंदास सेशन होने वाला है, जो कि ऐसा है जो संडे स्पेशल सेशन है और बहुत अच्छे तरीके से आपको संवैधानिक सुधार, भारत के संविधान की पृष्ठभूमि और भारत की आज़ादी को लेकर और मुस्लिम लीग की सारी गतिविधियों को लेकर आज हम उस पर नज़र डालेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई थी जिसमें कि भारत को आज़ाद होने, संविधान सरकार बनाने और संवैधानिक सुधार करने के लिए सारी गतिविधियां एक साथ इकट्ठा हुई। तो चलते हैं आपको लेकर इसी प्लानिंग के तरफ कि क्या था वो प्लान। तो देखिए, उसे हम जानेंगे, वो है बेबल प्लान। तो वो क्या है? बेबल प्लान है 1945 का। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बैकग्राउंड लेकर चलते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा हमने आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा था। जबकि आज़ाद हिंद फौज से पहले हमने जो देखा वो भारत छोड़ो आंदोलन देखा। क्या देखा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हमने आज़ाद हिंद फौज ये पढ़ी कि भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों का क्या योगदान था, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में, क्या देश की स्वतंत्रता में अब आज़ाद हिंद फौज की अहम भूमिका रही, उसको हमने लास्ट टाइम पर परिचय किया था। आज जो हम समझ रहे हैं कि वो ये है कि बेबल प्लान। तो इतना तो हो गया था आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों से, इतना तो हो गया था कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी। इतना तो हो गया था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यानी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद को लेकर चुनाव हुए, वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर गई और लेबर पार्टी की सरकार जो है वहाँ बनी। और लेबर पार्टी की सरकार ने, यानी लेबर पार्टी सरकार में जो प्रधानमंत्री बने वहाँ पर, वो बने क्लीमेंट एटली। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जिस समय भारत की स्वतंत्रता हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो चलिए लेके चलते हैं वहाँ पर ही। 1945 में ब्रिटेन में एटली की सरकार बनी, यानी कि इसकी क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। 1945 में द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद बहुत सारी बातें हो गई थी। यूएनओ की स्थापना हो गई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1945 में ब्रिटेन में एटली की सरकार, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, जो किससे संबंधित थे? ये थे लेबर पार्टी से, यानी कि श्रमिक दल से। किससे थे? श्रमिक दल से, जिसका दबदबा भारत में बहुत ज़्यादा था। भारत में दबदबा ज़्यादा था। अब तुम्हें पता, जब भी कभी सरकार चेंज होती है किसी भी जगह, वो भारत की बात है, ठीक है, भारत की बात है, या किसी भी चीज़ की बात समझ लीजिए, ठीक है, वो भारत की बात समझिए या ऐसा मान चलिए भारत से बाहर की बात समझिए। जब भी कोई सरकार होती है तो उसमें जो है मंत्रिमंडल जो है उसका चयन जरूर होता है। तो उसी को देखते हुए क्या हुआ, लिन-लिथ-गो के स्थान पर, यानी कि एक वायसराय से भारत में कौन, लिन-लिथ-गो के स्थान पर बेबल वायसराय बने। कौन बने? बेबल सरकार वायसराय बने, ठीक है। कौन बने? बेबल वायसराय बने। उन्होंने क्या कहा सबसे पहले, जब बेबल क्या बने वायसराय, तो भारत में आकर बेबल सरकार ने भारत में आकर एक प्लान बनाया। क्या बनाया? एक प्लान बनाया। क्या बनाया? उसे बेबल प्लान कहा गया, ठीक। क्या था वो? देखिए, मई 1945 में सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। पहले तो इन्होंने आते ही ये काम किया, जिसकी मांग कभी इरविन से गांधी जी ने की थी। इरविन समझौते में गांधी जी ने इरविन समझौते में मांग की थी लॉर्ड इरविन से। वो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था। तो आते ही वायसराय बेबल ने आकर 1945 में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 1945 में बेबल ने एक योजना प्रस्तुत की कि भाई हम भारत के अंदर जो है एक नया प्लान लेकर आए। उसी को हम जो जानते हैं वो क्या जानते हैं? बेबल प्लान के नाम से जानते हैं। तो वो प्लान में क्या शर्तें थीं, क्या उनकी बातें थीं, क्या थी, वो सब आपको हम आज बताते हैं एक एक करके। पॉइंट टू पॉइंट अगर समझेंगे समझ में आएगी। अभी तक का जितना भी है उसको एक बार समझ लेते हैं। 1945 में ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, जो लेबर पार्टी की सरकार थी। उन्होंने भारत में लिन-लिथ-गो के स्थान पर, लॉर्ड लिन-लिथ-गो के स्थान पर नए वायसराय बेबल को वायसराय बनाया। मई 1945 में उन्होंने आते ही भारत में, किसने? बेबल वायसराय ने क्या करा? भारत में आते ही किसकी अनुशंसा से? एटली की अनुशंसा से सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और भारत में एक प्लान, एक योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत बहुत सारी बातें थी। वो क्या बातें थी? उन्होंने ये कहा कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा।
ये बात आपको ना बहुत माइंड में रखनी है। केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर, ये था टर्निंग पॉइंट, यानी वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। सभी सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे? भारतीय होंगे। ये वाली बात यहाँ पर कही गई। चलिए दूसरी बात, कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के सुवर्ण रखी जाएगी, यानी कि बराबर रखी जाएगी। उन्हें कहेगी कार्यकारिणी में जो मुस्लिम सदस्य हैं, कार्यकारिणी में जो मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे वो हिंदू सदस्यों के, कांग्रेस सदस्यों के बराबर रखे जाएंगे, हिंदू सदस्यों के बराबर रखे जाएंगे। जितने हिंदू इतने ही मुस्लिम। ठीक, ये बात रखी गई। इसके बाद में कहा गया कि यह एक आंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। यानी कि ये जो योजना है, ये जो आपकी आंतरिक सरकार बनेगी, यानी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, ये किसकी तरह काम करेगी? ये किसकी तरह काम करेगी? ये काम करेगी आंतरिक सरकार की तरह, आंतरिक सरकार की तरह काम करेगी। ठीक है, जो आंतरिक मामलों को देखेंगे, देश की गतिविधियों को देखेंगे, देश में क्या चल रहा था। उस समय बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग जो थी वो अपने वादों पर अड़ी हुई थी, दूसरी तरफ ब्रिटेन में गतिविधि चल रही थी कि हमारा सैन्य शासन जो है ख़त्म होता चला जा रहा है, हमारी पावर जो खत्म होती जा रही थी। तीसरी बात ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था ब्रिटेन की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था, सभी देशों से ब्रिटेन के ऊपर दबाव चल रहा था लगातार कि किस तरीके से हम सबको संतुष्ट करें। मगर चर्चिल जो थे, चर्चिल एक प्लान सबके दिमाग में डाल के चले गए थे। चर्चिल ने एक ऐसी गतिविधि पैदा कर दी थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लगे भारत वालों को, अमेरिका और यूएनओ के सदस्य जो बाद में बने, उन सभी देशों को ये लगे कि ब्रिटेन ने चाहा तो बहुत भारत को स्वतंत्रता देने की, परंतु वह स्वतंत्रता को थामने के लिए, मतलब शासन को थामने के लिए, संभालने के लिए अभी उसके योग्य नहीं हुए। परंतु उस चीज़ का बचाव किसने करा आखिर? उस चीज़ का बचाव करा क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली ने अपनी आंतरिक सरकार के चलते यह जाहिर करा दिया, ये सबको बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देश थे उन सबको बता दिया कि भारत इस समय भी उस स्थिति में है कि वह अपनी सरकार चला सकता है। और उसी भूमिका में जो है वो थी आंतरिक राष्ट्रीय सरकार। ठीक है, नोट कर लेना इस बात को अच्छे से माइंड में। फिर तक उन्होंने सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वसम्मति, यानी कि सर्वसम्मति सभा बुलाई। कहा कि उन्होंने सारे जितने भी राजनीतिक दल, जैसे कम्युनिस्ट दल था, हमारा उदारी दल था, हिंदू महासभा थी, कांग्रेस थी, लीग थी, बहुत सारे उदारी दल थे यहाँ पर। ठीक है, दलित वर्ग थे। उन्होंने कहा कि सबको बुलाइए। ठीक है, जो रियल में होता है वही किया इन्होंने। जब भी प्रमुख चुना जाता है तो प्रमुख जो है सबको बुलाकर जब उनकी मंशा से काम करता है, ये नहीं कि अपनी तरफ से काम कर दे और फिर सबको बता रहे हैं, जैसे कांग्रेस कर रही थी स्थापना के समय पर। कांग्रेस स्थापना के समय क्या करती थी, कोई भी मेमोरेंडम जारी कर देती थी, उसके बाद में जब जनता को आह्वान कराती थी। जबकि होना क्या चाहिए, पहले जनता को बता दिया जाए कि हम ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं, उसके बाद में अगर जनता की प्रतिक्रिया देखो क्या है, जब एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ इन्होंने कि राजनीतिक दलों की एक सर्वसम्मति सभा बुलाई और उन्होंने क्या कहा, उस सभा में सभी को बराबर मान्यता दी। उस सभा में सभी को मान्यता बराबर दी। अंततः होता है क्या 25 जून 1945 में, 25 जून 1945 में शिमला में सभा आयोजन किया गया। यानी उस सभा का क्या किया गया, आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ लीग को बराबर की मान्यता दे दी। यानी कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को बराबर की मान्यता दे दी। कहाँ पर दी, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बेबेल योजना के अंतर्गत अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की सर्वसम्मति बैठक में कहाँ पर वो बैठक हुई, जहाँ पर लीग और कांग्रेस को बराबर की मान्यता दी। तो वह मान्यता कहाँ पर दी थी, वो दी थी आपकी शिमला में, याद रखना। ठीक, परंतु यहाँ क्या था, समझिए, यहाँ क्या था कि जिन्ना की मांग ये थी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो लीग के उस टाइम पर प्रमुख थे, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो मांग थी। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने बताया कि प्रमुख थे, तो यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, यहाँ शिमला में जो था नेतृत्व जो किया, वो लीग की तरफ से जो किया, वो क्या हम जिन्ना ने, किसने किया, जिन्ना ने किया। जबकि भारत की तरफ से जो किया, भारत की तरफ से यहाँ से वो किया किसने, अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया, अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, तो किसने किया, अब्दुल गफ्फार खान ने जो है यहाँ पर नेतृत्व किया था। क्लियर, इतनी बात थोड़ी सी याद रख लेना। परंतु इस बात में क्या हुआ कि जिन्ना की मांग कार्यकारिणी की सभी सदस्यों को मुस्लिम माना गया था। यानी क्या कहा गया था कि जिन्ना की मांग ये थी कि कार्यकारिणी के सभी सदस्य जो होंगे वो मुस्लिम होने चाहिए। मतलब ये बताइए कि पाकिस्तान चाह रहा था भारत में रहना, यानी कि मुस्लिम लीग भारत के साथ रहना चाह भी नहीं रही थी। इसका जो तर्क है वो शिमला के सम्मेलन में पता चल गया था। रीजन, जैसे ही यहाँ पर बराबर की मान्यता दी गई तो
तो कांग्रेस और जिन्ना लीग के सामने एक गतिविधि पैदा आई। जिन्ना ने ये कहा कि जो कार्यकारिणी समिति बनेगी इसके सभी सदस्य जो होंगे वो मुस्लिम होंगे और वहाँ पर मुस्लिमों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो वो तो ये हुआ कि जब मारना ना हुआ तो लाठी उठा ली, क्योंकि स्टिक होती है छोटी और लाठी होती है बड़ी, तो वो ना उठेगी और ना किसी को पीटा जाएगा। वो तो कंडीशन ये हुई, समझ गए नहीं, कि मारना ना हुआ तो क्या उठाई लाठी। तो यहाँ की जब इन्हें मुस्लिम लीग को भारत के साथ रहना ही नहीं था, समझिए, तब इन्होंने वाली ऐसी बात रखी कि ऐसी शर्त रखें जिससे कि वो शर्त सर्वमान्य ना हो, ठीक है। और यही इस सम्मेलन की असफल होने का यही एक कारण बना। इस सम्मेलन के असफल होने का यही एक कारण बना। तो पहले इतने में की पॉइंट निकाल लेते हैं कि एग्जाम में, वनडे एग्जाम में की पॉइंट क्या क्या आएंगे, ठीक है। पहले की पॉइंट निकाल लेते हैं इसी में, ठीक है भाई, कि क्या की पॉइंट है। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पे मुझे बताइए कि बेबल योजना भारत में कब आई। बेबल योजना भारत में कब आई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, बेबल योजना जो है भारत में कब आई। तो 1945। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, जिस समय पर बेबल योजना भारत में आई थी उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सर्वप्रथम किस योजना के अंतर्गत राजनीतिक कैदियों को जो है रिहा कर दिया गया। तो बेबल प्लान के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि शिमला कहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बराबर की मान्यता दी गई आंध्र सरकार में। तो कहाँ पर, शिमला में। इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनकर आएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखते हैं ये कि जब अब ये आंतरिक सरकार बनेगी, तो इसके लिए चुनाव तो होने जरूरी है, ठीक है। तो भारत में आम चुनाव की बात आई हमने, ठीक है। तो देखते हैं क्या, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, यानी कहाँ, ब्रिटेन में इटली के नेतृत्व में किसकी, लेबर पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, जिसने भारत में आम चुनाव कराने की घोषणा की। यानी भारत में कौन से चुनाव कराने की घोषणा की, आम चुनाव, समझ गए। यानी कि अब मैं थोड़ा सा पीछे एक बात तो लेकर चलता हूँ आपको। आप ये बताइए कि साइमन कमीशन कब आया, 1927 में आया, जबकि आना कब चाहिए था, 29 में, क्योंकि हर 10 साल में संवैधानिक सुधारों के लिए एक आयोग आएगा, ये एक घोषणा की गई थी, समझ गए नहीं, एक घोषणा की गई थी। तो सबसे पहले 9 में आया, 1909, फिर 19 में भी आया। तो 1919 के बाद में कब आना चाहिए था, 29 में। परंतु उन्होंने 2 साल पहले, क्यों, क्योंकि देश में इतनी हिंसक गतिविधि चल रही थी, तो ब्रिटेन में बैठी सरकार को कंजर्वेटिव सरकारों को ये लगा कि ऐसा ना हो कि मजदूर दल, भारत में जो काम कर रहा है मजदूर दल, वह इतनी उपलब्धि हासिल कर रहा है कि जिससे कि कंजर्वेटिव पार्टी का अस्तित्व डाउन हो जाए ब्रिटिश गैर प्रांतों में, और वहाँ पर सरकार लेबर पार्टी की बन जाए, यानी कि श्रमिक दल की बन जाए। और भारतीय लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी पर विश्वास नहीं था, जबकि विश्वास किस पर था, लेबर पार्टी पर, मजदूर दल पर था। तो कहीं ना कहीं मजदूर दल से ही नेता चुन कर गए थे, और बड़े बड़े नेता जो थे भारत के मजदूर दल से जुड़े हुए थे, जो देश की आज़ादी के लिए मंशा बना रहे थे। तो क्या हुआ कि भारत में आम चुनाव कराने की घोषणा की। तो इन्होंने आके काम करा, जो वादा इन्होंने करा था वही इन्होंने करा आकर, ठीक है। चलिए, दिसंबर 1945 में परिणाम की घोषणा हो गई। क्या हो गई, रिजल्ट आ गया। ऐसा मान के चलिए भैया सब प्रधानी के रिजल्ट आ गए यहाँ पर कि कहाँ कहाँ क्या हुए। तो देखिए वहाँ पर एक क्या थी, केंद्रीय विधानमंडल, और थी प्रांतीय विधानमंडल। 2 प्रकार के यहाँ द्विसदनात्मक था उस समय पर भी, केंद्रीय और प्रांतीय। ये क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पर प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके, कौन से अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जारी किया गया। तो कौन सा है, 1935 का अधिनियम है वो, 1935 का अधिनियम। तो ये घोषणा हो गई थी उसमें। तो क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत मिला। कौन जीता, कांग्रेस को बहुमत मिला, ठीक। यानी कि केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तरों पर भी विधानसभाओं में जो सीटें आई वो किसमें बहुमत किसमें मिला, यानी 2/3 किसमें मिला, किसे मिला, वो मिला कांग्रेस को। और केंद्रीय विधानमंडल में जो नेशनल लेवल पर थी 91.3% मत हासिल करे, 91.3% मत हासिल उन्होंने करे। कहाँ पर, केंद्रीय विधानमंडल में। अब आप ये समझिए कितनी बढ़िया बात की, कांग्रेस ने अपना दबदबा कितने अच्छे से बनाया था। यानी कि जो कभी उदारवादी पार्टी के रूप में बनकर आई थी पार्टी, वो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए तैयार हो गई थी यहाँ पर,
जब आम चुनाव हुए और जब क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। फिर क्या हुआ कि प्रांतीय विधानमंडलों में बम्बई, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, नाम याद रखना, बम्बई, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत। इस तरीके से बहुत 11 के 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार जो बनाई वो किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में क्वेश्चन आ जाता है। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, तो 11 प्रांतों में से कितने में सरकार बनाई? 8 प्रांतों में इन्होंने जो है अपनी सरकार बनाई, ठीक है। और उनमें क्या करा इन्होंने? पूर्ण बहुमत लिया, पूर्ण बहुमत। तो और यहाँ पे देखिए वही बात है, 11 प्रांतों में से 8 में सरकार बनाई। और केंद्रीय विधानमंडल में कितनी सीटें थी? केंद्रीय विधानमंडल में 57 सीटें इन्होंने हासिल की। कितने में से? 102 में से। यानी कि 102 में से 57 केवल कांग्रेस की सीटें थी। इसका मतलब और सीटें जो थी वो कंजर्वेटिव पार्टी चली गई, कम्युनिस्ट पार्टी को चली गई, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके मुस्लिम लीग को चली गई, उदारवादी दल को चली गई, ठीक है, दलित वर्ग को चली गई, ठीक है। आपके बहुत सारे दल भारत में थे उनको चली गई, परंतु सबसे ज़्यादा सीट किसको मिल गई? कांग्रेस को। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनमें जो सीटें मिली थी प्रांतों में कांग्रेस को मिली थी 714। और आज 1946 यानी कि 45 और 46 का है, आज 1945-46 में कितनी मिली हैं? 923। तो प्रोग्रेस किया इन्होंने, क्या क्या प्रोग्रेस किया? नहीं किया। और प्रोग्रेस बनता भी है, क्योंकि जब देश हित में आप काम करोगे, सरकार से बातें अपनी जो पूरे पक्ष रखोगे, क्योंकि इस समय पे बात छिपा रहे थे, इस समय पक्ष रख नहीं रहे थे, इस समय खुलकर नहीं आए थे। जबकि 1937 के बाद में 1940-42 इनमें बहुत बड़े बड़े काम, यानी कि अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया, वहाँ ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में जाने से मना कर दिया उनके साथ, ठीक है, व्यक्तिगत आंदोलन शुरू कर दिया। तो जनता को, आवाम को विश्वास हो गया था कि कांग्रेस अब ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं है। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर विश्वास जमाया, बढ़ चढ़ कर विश्वास जो है वो कांग्रेस पर जमाया। और उसका रिजल्ट देखने को मिला। कितनी सीट आई? 923 सीट आई, ठीक। और केंद्रीय विधानमंडल सभा में सभी मुस्लिम सीटें जितनी थी वो मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। भाई ये मुस्लिमों का दबा, यहाँ मुस्लिम लीग का दबदबा था कि केंद्रीय विधानमंडल चुनावों में जो था, जितनी भी मुस्लिम सीटें आई थी, जितनी भी मुस्लिम सीटें आई थी, उन सब में, उन सब सीटों में जो है, उन सभी सीटों पर कितना हासिल जीत की? मुस्लिम लीग ने जीत की। जबकि मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध, पश्चिम भारत का जो एरिया है वो सिंध, और बंगाल जो है पूरा भारत का, तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत हासिल करा, बंगाल में भी और सिंध में भी, यहाँ दोनों जगह जो है पूर्ण बहुमत हासिल किया। जबकि क्या होता पंजाब में रोल बहुत विकट था। पंजाब का जो रोल था ना, बहुत विकट था रोल। वो रोल क्या था? पंजाब में देखो सरकार तो बनी, साझा सरकार, परंतु सबसे बड़ा दल बनकर जो आई सामने वो मुस्लिम लीग बनकर आई। यानी कि पंजाब में सबसे बड़ा दल के रूप में जो उभर कर आया वो कौन आया? मतलब मुस्लिम लीग उभर कर आई। और जबकि सरकार जो बनी साझा, किस किस के? हिंदू, सिख और यूनियनिस्ट दल, जितने भी श्रमिक और दल थे उन सबको मिलाकर एक साझा सरकार बनाई। और किसके नेतृत्व में बनाई? तो खिजर हयात खां यानी कि खिजर हयात खां के नेतृत्व में यहाँ ये सरकार बनाई, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? आम चुनाव। तो थोड़ा एक बार की पॉइंट निकाल लेते हैं। की पॉइंट क्या है कि आम चुनाव यानी कब हुए? जब लेबर पार्टी की सरकार बनी। दूसरी ये कि परिणाम कब आए? 45 में आए। तीसरा ये केंद्रीय विधानमंडल, और उसमें सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ मेरा कांग्रेस को। कांग्रेस ने केंद्रीय विधानमंडल में कितनी सीटें प्राप्त की? 91.3%। फिर आ सकता है कि यहाँ पर कितने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई? तो 8 में, ठीक है। तो 3 बच गए। और 3 कौन कौन से थे? वो बंगाल, सिंध और पंजाब। 3 कौन कौन से थे? बंगाल, सिंध, पंजाब, ये 3 थे ना। 8 में कांग्रेस की बन गई, तो 3 में किसकी बनेगी? लीग की। अब लीग में 3 में भी किन किन में पूर्ण बहुमत पारित किया था? तो पूर्ण बहुमत जो किया था बंगाल में किया था, सिंध में किया था। जबकि पंजाब में पूर्ण बहुमत से नहीं मिली थी। पंजाब में इतनी सीटें नहीं मिल पाई जिनसे कि ये सरकार गठित कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि पंजाब में कुछ और भी पार्टियां जो थी अपना दबाव पूरी तरीके से बना रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं कि बड़ा दल सबसे ज़्यादा सीटें तो ही नहीं मिली, परंतु पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सके मुस्लिम लीग वाले। और यहाँ पर हिंदू, सिख और कम्युनिस्ट, इन दलों के लोगों ने मिलकर, इन पार्टियों ने मिलकर और एक साझा सरकार बनाई पंजाब में। और यहाँ पर खिजर हयात खां को वहाँ का जो बनाया गया, प्रमुख बनाया गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम यहाँ तक इतना। तो दोस्तों आज जो हमारा था वो बेबेल योजना और भारत के आम चुनाव थे, ठीक है। अब जो हमारा शुरू होगा वो होगा हमारा कैबिनेट मिशन योजना। अब जो हमारा क्लास आएगी वो आएगी कैबिनेट मिशन योजना आएगी, ठीक है। अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, बिल्कुल। और पूरे प्ले लिस्ट बना दी गई है। आप पूरी बहस है कि कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और किस तरीके से हम आज भारत में आम चुनाव तक आए हैं।
सारी क्लासें देखोगे तो आपको आधुनिक इतिहास तक कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, और आप और अच्छे से तैयारी में मतलब अपने 4 चांद लगा सकते हो, और क्योंकि हम भी आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनते हुआ। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।